तुम हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ में हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। तुम 70-75 साल की उम्र लेकर इतने ताक हो चुके हो कि मेरे बारे में जान गए, और मैं जो तुम्हारे परदादा के लकड़ दादा के वक्त से दुनिया में घूम रही हूँ, क्या समझते हो कि चुगत हूँ? शकुंतला उसे घूरते हुए बोली। आप हमें गलत ना समझें प्लीज। सुमन अपने तजर्बे को बरोकार लाकर माहौल के खिंचाव को दूर करने की कोशिश करने लगी। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत है, ना तहफ़्फ़ुज़ की। शकुंतला बुला के एतमाद और कदरे गरूर से बोली, मेरे साथ मतलब की बात करें। शायद तुम में से कोई ऐसा भी रह गया हो जिसे मेरी हकीकत के बारे में ना बताया गया, लिहाजा मैं वाशगाफ तुम सबको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं गुज़िश्ता कई सौ साल से जिंदा हूँ, आब हयात पीकर अमर भी हो चुकी हूँ, शदीद किस्म की जादूगरनी भी हूँ, सदा हसीन और सदा जवान हूँ, दोस्तों की दोस्त और दुश्मनों की मौत हूँ। मुझे घेरने, फंसाने या धोखा देने की कोशिश करने वाले के लिए दुनिया तंग कर देती हूँ, फिर इसकी दर्दनाक मौत लाजम हो जाती है। अब मुझे खुलकर बताओ कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। ये तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे मकासद यकीनन मजमूम होंगे। मुझे अपनी पॉलिसियों और तरजीहात से मुकम्मल और खुल्लम खुल्ला आगाह करो। अगर मेरा मूड बन गया तो तुम्हारा साथ दूंगी, वरना तुम मुझे रुकने पर मजबूर तो कर सकते नहीं। मैं बताता हूँ। हाथूत हनकार कर बोला और फिर हाथ के इशारे से सबको खामोश होने का इशारा किया, खुद बोलने लगा। सुनो शकुंतला, हमारी तंजीम शैतान और आग की पूजा करती है, और इसका बुनियादी मकसद भी शैतान के पुजारियों की तादाद को बतदरीज बढ़ाना है। हम बरसगीर में फैले हुए हैं, और हूतू कबीले में भी, जो कि अफ्रीका में है। हूतू बच्चे जो कि हैरतंगेज सलाहियतों के पैदाइशी मालिक होते हैं। हम इन बच्चों की नशोनुमा अपने तरीके से करके इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा हेडक्वार्टर, जो हम अपने आम अराकीन को अफ्रीका में बताते हैं, दरअसल हिंदुस्तान में है। अफ्रीका में सिर्फ हूतू बच्चों की नशोनुमा की जाती है। वहाँ इसी तरह का एक ट्रेनिंग सेंटर है। इंडिया के दूर दराज मंदिरों में आज भी इंसानी बलिदान होता है। हम नौजवान लड़के और लड़कियों को बहला फुसला कर, लालच से या ब्लैकमेल करके या जबरदस्ती अगवा करके अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। इनकी सख्त ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद इम्तहान होते हैं। खूबसूरत, सेहतमंद और नौजवान लड़के लड़कियां जो ट्रेनिंग के इम्तहानात में नुमाया नंबर लेकर कामयाब होते हैं, वो इंतजामिया का हिस्सा बन जाते हैं और आम कामयाब होने वाले मेंबर्स कहलाते हैं। नौजवान लड़कियां उम्रा से दौलत कमा कर लाती हैं और सरकारी अफसरान को अपनी जुल्फों का असीर करके इनसे सरकारी राज उगलवाती हैं, जो हम हनूद और यहूद को महंगे दामों फरोख्त करते हैं। और लड़के मजीद लड़कियों को फांसने और इनकी निगरानी करते हैं। ऐसे लड़के लड़कियों को फैशन, दौलत, शराब व शबाब का इस कदर आदी बना दिया जाता है कि वो इसके बगैर जीने से खुदकुशी को तरजीह देते हैं। इसके अलावा यही मेंबर्स तहरीब कारियों में भी मुलव्वस होते हैं, और जो नाकाम रह जाते हैं, इनका क्या मसरफ होता है? शकुंतला दूर की कौड़ी लाई। इनसे बेशुमार काम लिए जाते हैं, बल्कि वो तो ज्यादा काम के होते हैं। मसलन इस सारे इंतजाम को चलाने के लिए हमें खिदमतगारों और लेबर वर्करों की जरूरत होती है। इनसे ये काम लिया जाता है। मशरक़ बैत के कबा खानों में हम लड़कियां सप्लाई कर देते हैं। हिंदुस्तान के दूर दराज मंदिरों में बलिदान के लिए भेज देते हैं, और बहुत से काम हैं जो नाकाम लड़के लड़कियों से लिए जाते हैं। हाँ, शकुंतला सोच में बढ़ गई। मुझसे क्या चाहते हो? आप हमारी साथी बन जाएं। हातूत बोला, मैं इस ग्रुप में शामिल वाहिद आदमी हूँ जो काले इल्म पर अबूर रखता हूँ, और मैं ही ग्रुप में शामिल सब मेंबरान को थोड़ी बहुत तालीम इन उलूम पर देता हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थक चुका हूँ, रिटायरमेंट चाहता हूँ, लेकिन आदशी ग्रुप के साथ मेरी वाबस्तगी कल्बी और दरीना है। मैं चाहता हूँ कि आप, यानी शकुंतला की सूरत में एक ऐसी शख्सियत इस ग्रुप का हिस्सा बन जाए जो हमारी बुनियादों को और मजबूत करे। मेरे बारे में कहाँ तक जानते हो? सच सच बताना। शकुंतला बगैर पलके झपकाए गहरी नजरों से हातूत को देखने लगी तो हातूत गड़बड़ा गया। आप खुद अपने बारे में बता चुकी हैं। मैंने तो आपके बारे में इस वक्त जाना जब सकीना मेरे पास आई थी अपने खामंद को दूसरी शादी से रोकने के लिए। हातूत के लहजे में लुकनर और अंदाज में घबराहट उठ कर आई। पिंकी, सुमन, फरजाना और अफरीकी चारों चौंकर हातूत को देखने लगे। वो बड़े हैरान थे कि हातूत को उन्होंने हमेशा मुदल्लल और बुला के तमाम से एहसास बरतरी के साथ गुफ्तगू करते देखा था, लेकिन शकुंतला से बात करते करते वो घबराहट का शिकार हो रहा था। सुनो हातूत, शकुंतला अपनी निशिस्त छोड़कर खड़ी हो गई, मेरे बारे में तुम्हारी मालूमात नहायत महदूद और ख्यालात लामहदूद हैं। मुझे शुबा है कि तुम इन आम कामों के लिए मुझे यहाँ नहीं लाए। तुम मुझसे अपने हक में कोई खास काम लेना चाहते हो। वो काम जो भी है, मुझे अभी और इसी वक्त खुलकर बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घेरते घेरते बेवकत और कुत्ते की मौत मर जाओ। मुझे अफसोस होगा। शकुंतला की जरहाना गुफ्तगू सुनकर सबको सांप सूंघ गया। शकुंतला ने बात जारी रखी, आस्तीन के सांपों से निपटना मैं खूब जानती हूँ। शकुंतला मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से हातूत को देख रही थी, जो अब सरसीमा हो चुका था। इसकी नजरें झुक गईं और वो खामोश हो गया। तुम्हारी खामोशी को मैं इस बात का ऐलान समझती हूँ कि तुम मुझे जिस काम का बता रहे हो, इसके अलावा मुझसे तुम्हें कोई और मतलब नहीं। याद रखो हातूत, अगर वक्त गुजरने के साथ तुम्हारे मेरे बारे में कोई और मकासद सामने आए तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम्हारा असरदार कौन है, या जो भी है तुम इसे अपनी जुबान में क्या कहते हो?
मिस शकुंतला, फरजाना ने पहली बार जुबान खोली तो शकुंतला इसकी तरफ देखने लगी। हम 5 इस ग्रुप के बड़े हैं। हमारे बॉस हमसे सिर्फ फोन पर बात करते हैं, सामने नहीं आते। मेरी इससे बात कराओ। शकुंतला ने फैसला कुन अंदाज में कहकर नशिस्त के साथ सर टिकाकर आंखें मूंद दी तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिरकार सुमन उठी और दीवार के पास जाकर मुख्तलिफ आला से छेड़छाड़ करने लगी। ये इनका अपना मवासलाती निज़ाम था जो किसी टेली कम्युनिकेशन से ट्रेस नहीं हो सकता था। चंद ही लम्हे बाद स्क्रीन रोशन और कमरा तारीक हो गया। शकुंतला भी हमतन गोश हो गई और जेरे लब मंत्र पढ़ने लगी ताकि अपने गिर्द हिफाजती हिसार कायम कर ले और किसी भी अचानक वार से महफूज रह सके, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे लोग इनकार की सूरत में दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आड़ी तिरछी लकीरों के बाद आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ होने लगा। अब स्क्रीन पर 2 आंखें शोले बरसाती नमूदार हुई। यस बॉस ऑन द लाइन। बॉस, मिस शकुंतला आपसे बात करना चाहती हैं, सुमन अदब से बोली। जी मिस शकुंतला। बास की खुदरी आवाज गूंजी और शकुंतला ने देखा कि आंखों की पुतलियां शकुंतला पर मरकूज हो चुकी हैं। तो जनाब आप बास हैं, यानी सरदार आजम? शकुंतला अपने स्टाइल से बोली। मुझे यहाँ लाया गया है मैं तुम्हारे ग्रुप के लिए काम करूँ। हाँ, खुरदरी आवाज आई। काम करने के लिए मैं अपनी शरायत पर तैयार हूँ। मेरी पहली शर्त तो ताज़ा इंसानी खून है और हर रोज एक मर्द की कुर्बत, लेकिन 2 शर्तें और भी हैं। बयान करें। खुरदरी आवाज फिर उभरी, जबकि स्क्रीन पर सिर्फ 2 सुर्ख आंखें थी। दूसरी दोनों शर्तों में से पहली तो ये है कि मैं इस ग्रुप के इन 5 बड़ों की बड़ी कहलाऊंगी, और आखिरी शर्त यह है कि तुम जो कोई भी हो तुम्हें मेरे साथ बिलमुशाफा मुलाकात करना होगी, अपना ठिकाना भी दिखाना होगा। शकुंतला बात पूरी करके खामोश हो गई। पहली शर्त मंजूर की जा सकती है, खुरदरी आवाज आई। और आखिरी? शकुंतला जो हिफाजती हिसार कायम कर चुकी थी इत्मीनान से बोली। इसका पूरा करना मुमकिन नहीं। तो फिर मेरा भी तुम्हारे साथ काम करना मुमकिन नहीं, शकुंतला एतमाद से बोली। झगड़ा खड़ा ना करो शकुंतला। झगड़ा नहीं करती, अलबत्ता मैं फिर चलती हूँ, तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं। सोच लो, खुरदरी आवाज आई। हम तुम्हें दौलत के ढेर पर बिठा देंगे। शकुंतला खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसके होंठ हिलने लगे और फिर इसने हल्की सी फूंक मारी तो सब हैरान रह गए। स्क्रीन पर नमूदार आंखों में भी हैरत उभर आई, क्योंकि कमरा एकदम तेज रोशन हो गया और सब ने देखा कि पूरे कमरे में हर तरफ डॉलर्स, पौंड, रियाल, दिरहम, रुपए या यूरो के बड़े बड़े नोटों की हजारों गड्डियां ऊपर नीचे कितार दर कितार पड़ी नजर आने लगी, जिससे सबकी आंखें हैरत से उबलने लगी। अब फिर शकुंतला ने कुछ पढ़कर फूंका तो सब नोट गायब हो गए। लो जनाब बास साहब, आप तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि दौलत को मैं कितनी अहमियत देती हूँ। फिर स्क्रीन से उलझी आवाज निकली। फिर यही है कि मुझे आप अपना दीदार कराएं और जहां से राब्ता कायम करते हैं वो जगह दिखाएं और मुझे अपना मुकम्मल हमराज बनाएं। फिर देखें मैं आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ, और अगर मेरी शर्तें मंजूर नहीं तो मुझे छेड़े बगैर चुपचाप अपने रास्ते मुझसे अलग कर लो। मैं नए जमाने में जीवन गुजारने के कोई और ढंग तलाश कर लूंगी, मेरे लिए कोई मसला नहीं। मिस शकुंतला, अंगारे जैसी आंखों वाले बॉस को अचानक ही कोई तरकीब सूझ गई। आप अभी यहाँ आराम करें, कुछ वक्त के बाद मैं आपको जवाब दूंगा। मंजूर है, शकुंतला मुस्कुराई, मगर उस्तादी कोई नहीं चलेगी। कल इसी वक्त बगैर टाल मटोल के मुझे साफ जवाब चाहिए। ठीक है, खुदरी आवाज आई और फिर रोशन स्क्रीन पर तारीकी का कब्जा हो गया। ज़हनी तौर पर वहां मौजूद हर फर्द ही अपनी अपनी जगह पर शकुंतला की शख्सियत से मरूब हो चुका था। इस वक्त हम जहां पर हैं यहाँ क्या होता है? शकुंतला ने सवाल किया। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें नए लड़के लड़कियों को सुधाया जाता है, सुमन बोली। बहुत खूब, शकुंतला तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। फिर यहाँ की सैर कौन कराएगा? पिंकी यहाँ की बॉस। फरजाना ने पिंकी की तरफ इशारा किया तो शकुंतला की तवज्जो का मरकज पिंकी बन गई। ठीक है, फिर बाकी तमाम लोग जा सकते हैं, शकुंतला ने फैसला कुन हकमाना स्टाइल से कहा तो फरजाना ने ऐसे मुंह बनाया जैसे इमली खा ली हो। थोड़ी देर बाद पिंकी और शकुंतला रह गए। हाँ भाई पिंकी, क्या तुम मेहमान की मदारत नहीं करते? क्यों नहीं, अभी नहीं। क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? पहले तुम अपने इस ट्रेनिंग सेंटर की सैर करवाओ। घूम फिर कर देखूं कि कोई मेरे मतलब का नर मौजूद है कि नहीं। साथ साथ खाना पीना भी चलता रहेगा। एज यू विश। पिंकी मुस्कुराई और दोनों उठ खड़ी हुई। ठहरो, शकुंतला ने पिंकी को हाथ से इशारा किया। जरा लिबास तब्दील कर लूं ताकि लोगों को पता तो चले कि कोई शख्सियत आई है। मसला ही कोई नहीं, आइए मैं आपको लिबास दिखाऊं। नहीं, मुझे ये हाजत नहीं और ना ही मैं वक़्त लेती हूँ। ये कहते ही शकुंतला जोर से फुनकारी तो पिंकी की दहशत से चीख निकल गई। शकुंतला की जगह अब उसे शेष नागन फर्श पर फुनकारती दिखाई दी। पिंकी भागकर दीवार से जा लगी, लेकिन अगले ही साने में उसे फिर नागन की फुनकार सुनाई दी और एक बार फिर पिंकी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। शकुंतला का लिबास तब्दील हो चुका था। व्हाइट कलर की रेशमी बारीक साड़ी, मुतसर ब्लाउज, खुली जुल्फें, कानों और कलाइयों में सुर्ख मोतिये के फूल, सर पर हेयर बैंड नुमा सुर्ख मोतिये के फूलों से बना बाला, गजब का मेकअप, सफेद सैंडल, शाइनिंग देते मोतियों ऐसे दांत, कजले से भरी स्याह आंखें,
پورے وجود سے عجیب خوشگوار پھوٹتی پرفیوم، لامبے پالی سے مزین ناخن۔ پنکی ہکا بکا رہ گئی۔ آپ تو بہت بڑی ساحرہ ہیں، پنکی ششدر سٹائل سے بولی۔ ابھی کہاں پنکی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شخصیت کے پرت کھلتے رہیں گے۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں تمہارے فائدے کے لیے، یہ ہاتھوت اور یہ تمہارا چوہے کی طرح چھپا ہوا باز اور تم سب مل کر بھی میرے لیے ایک چونٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، لہذا تمہیں میں خبردار کر رہی ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی سازش بنی جا رہی ہے تو تم اس میں حصے دار نہ بننا، ورنہ بے وقت اور لڑکپن کی موت ماری جاؤ گی۔ اور پنکی صرف تھر تھرا کر آنکھیں پٹ پٹا کر رہ گئی۔ وہ تو 21ویں صدی کی اس عجوبہ شخصیت کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ حقیقی معنوں میں وہ شکنتلا سے اب خوفزدہ ہوئی تھی، اور شکنتلا کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک ایک کارکن کے ذہنوں کو قابو کیا جا سکے۔ شکنتلا کی دھمکی سن کر پنکی نے کنکھیوں سے کلوز سرکٹ کیمرے کی طرف دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی، اور پھر فوراً ہی اعتماد مجتمع کر کے ہنس پڑی۔ آئیے میڈم، آپ کو دورہ کروائیں اپنے ٹریننگ سینٹر کا۔ اور پھر پنکی شکنتلا کو لے کر ٹریننگ سینٹر کا دورہ کرنے لگی۔ شکنتلا نے دیکھا کہ اس ٹریننگ سینٹر میں بے شمار لڑکے لڑکیوں کو بالجبر تربیت دی جا رہی تھی۔ دورے سے واپس آنے کے بعد ایک صوفے پر بیٹھی پنکی کے کافی دیر کے بعد دونوں ایک پرتکلف انداز میں ڈیکوریٹ کیے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ دونوں ہی تھک چکی تھی۔ پنکی نے ایک بیل بجائی تو دو ہٹے کٹے گورے چٹے لمبے ترنگے صحت مند خوبصورت جوان لڑکے، جن کی عمریں بمشکل 20 سال ہوں گی، حاضر ہو گئے۔ آتے ہی ایک نے صوفے پر بیٹھی پنکی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے سینڈل اتارے، دوسرا شکنتلا کے جوتے اتارنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دونوں کے لیے کھانا آ گیا اور پھر شراب کا دور چلنے لگا۔ اب مجھے خون اور سکون کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، شکنتلا ہمار اب فری انداز سے انگڑائی لے کر بولی۔ سب کچھ ممکن ہے، آپ حکم کریں۔ ان میں سے ایک کو باہر بھیج دو، شکنتلا نے حکم دیا۔ پنکی نے عمل کرایا۔ اب ایک نوجوان اندر رہ گیا تھا۔ تم نے صرف تماشا دیکھنا ہے پنکی، بولنا نہیں اور نہ ہی کوئی حرکت کرنی ہے، شکنتلا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پنکی مسکرا کر سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شکنتلا اس نوجوان کا خون پینا چاہتی ہے۔ اس نے آنکھیں موند لیں تو شکنتلا کے ہونٹ تیز سے ہلنے لگے، اور پھر پنکی نے دیکھا کہ اچانک شکنتلا کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا چمکدار خنجر نمودار ہو گیا ہے۔ شکنتلا کی آنکھوں میں چمک ابھری اور بلا تاخیر اس نے پوری قوت سے خنجر لڑکے کی شہرک پر چلا دیا۔ نوجوان فلک شگاف چیخ سے اچھل پڑا۔ پنکی بھی اپنی جگہ اچھل پڑی، لیکن شکنتلا پر تازہ گرما گرم خون دے کر دیوانگی سوار ہو گئی اور وہ خودک نوجوان کے سینے پر چڑھ بیٹھی۔ خنجر اس نے اس بری طرح چلایا تھا کہ گردن آدھی کٹ گئی تھی۔ اب شکنتلا پھرتی سے نوجوان کے اوپر لیٹ گئی اور منہ اس کی شہرک پر رکھ کر گٹ گٹ حلق میں اتارنے لگی۔ تھوڑی دیر میں خون سے نچڑی نوجوان کی لاش بستر پر بے ہوش و حرکت پڑی تھی۔ شکنتلا جی خون پینا تھا تو مجھے کہا ہوتا، پنکی قدرے خفگی سے بولی۔ تو شکنتلا نے چہرہ موڑ کر پنکی کی طرف دیکھا تو پنکی خوف سے تھرا اٹھی۔ شکنتلا کے ہونٹ کھچے ہوئے، ناک پھولی ہوئی، آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی۔ وہ ایک خونی روپ میں نظر آ رہی تھی۔ اور پھر شکنتلا نے کچھ پڑھ کر پھونکا، پھنکار کر ایک ایڑی پر گھوم گئی۔ اب فرش پر ناگن لوٹ پوٹ رہی تھی، لیکن پھر پھنکارنے کی آواز آئی تو شکنتلا ایک بار پھر اسی سفید ساڑی میں ملبوس نظر آئی، لیکن اب خون اور لاش کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ شکنتلا کے منہ اور جسم پر، نہ بستر پر۔ ہر چیز صاف ستھری اسی طرح سلیقے سے اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی جیسے اس واردات سے پہلے تھی۔ نوجوان کی لاش بھی گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح گم تھی۔ پنکی حواس باختہ ہو چکی تھی، تاہم شکنتلا اسے پاس بلا کر پچکارنے لگی۔ اس کے بعد وہ ہاتھوت سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ہاتھوت ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ایک لوہے کے ٹرنک کو گھسیٹ کر سامنے کر لیا اور اس پر کچھ پڑھنے لگا۔ پڑھ کر پھونک ماری تو لوہے کے بسیدہ زنگ آلود ٹرنک کا اوپری ڈھکن کھٹاک سے کھل گیا۔ ڈھکن کھلتے ہی ہاتھوت نے ہاتھ بڑھا کر ٹرنک سے ایک پتلی سی رسی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ شکنتلا بغور دیکھنے لگی۔ ڈھکن کھلتے ہی ہاتھوت نے ہاتھ بڑھا کر ٹرنک سے ایک پتلی سی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ شکنتلا بغور دیکھنے لگی۔ اسے اس پتلی کی شکل کچھ آشنا سی محسوس ہوئی۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ہاتھوت نے پتلی کا ایک کان مروڑ دیا تو یکبارگی کمرے میں سفید دودھیا خوشبودار دھواں پھیلنے لگا اور تیز سیٹی نما سرسراہٹ ابھری اور پھر دھواں حویلی کی شکل میں سمٹنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک لڑکی کی شبیہ نمایاں ہونے لگی اور پھر شکنتلا چونک پڑی، کیونکہ یہ شمالہ تھی۔ سفید چوڑی دار پاجامہ، لمبا سا قلف شدہ باریک دوپٹہ، کڑائی والا کرتا، لمبی سی چوٹی دیوار سے ٹیک لگائے دوپٹے کے دونوں پٹ کلائیوں پر لپیٹے۔ شمالہ حاضر ہے بابا سائیں، وہ سر جھکا کر اداسی سے ہاتھوت سے مخاطب تھی۔ شکنتلا مسکرانے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ وہی شمالہ ہے جس کے انگ انگ سے شوخی پھوٹتی رہتی تھی، بات بات سے فاہرانہ پن نمایاں ہوتا تھا۔ اس وقت تو حکم کی غلام اور اداسی کا پیکر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بتا شمالہ کہ میں شکنتلا پر قابض ہو سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، شمالہ نے کہا۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ تو شمالہ دیوی ہے، خوش قسمتی کی دیوی، تجھے سب معلوم ہوتا ہے۔ اب تو میری غلام ہے، بتا۔ ہاتھوت سائیں مجھے مجبور نہ کرو، کچھ باتیں راز میں ہی رہنی چاہیے، منظر عام پر آ جائیں تو معاملے تلپٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا خیر یہ بتا کہ میرے کامیاب ہونے کے چانس ہیں، اور اگر ہیں تو کتنے ہیں؟
आधे आधे, शिमाला बोली। अगर मैं इसको मार कर खा जाऊं और अमर जीवन हासिल करना चाहूं तो कितने चांस हैं कामयाबी के? तू जो मर्जी कर ले हातूत, हर तरफ आधे आधे चांस हैं। जो कामयाब हो गया। अच्छा ये बता, क्या शकुंतला को पता है कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ? हातूत की बात सुनकर शिमाला थोड़ी देर खामोश रही, फिर चौंक कर बोली, शकुंतला कहाँ है इस वक्त? शकुंतला पिंकी के कमरे में सो रही है, हातूत ने उसे आगाह किया। नहीं, शिमाला परेशान हो गई। शकुंतला वहां नहीं है? तो फिर कहाँ है? जल्दी तलाश करके मुझे बता, हातूत झल्ला कर बोला। यहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर में ही घूम रही होगी। नहीं हातूत, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, वो इस वक्त मंजर पर नहीं है। हैं फिर कहाँ गई? तू इतनी बड़ी देवी है, तुझे पता नहीं चल रहा? हातूत, मैं शकुंतला से कमतर हूँ, वो यकीनन इस वक्त गायब हालत में है। वो गायब हो तो बड़े से बड़ा जादूगर भी इसका पता नहीं चला सकता। वो कहाँ है? हो सकता है इसी कमरे में मौजूद हमारे पास ही हो। शिमाला की बात सुनकर हातूत ऐसे बिदक पड़ा जैसे इसका हाथ 220 वोल्ट से टच कर गया हो और वो सरासीमा हो गया। इसकी हालत देखकर शकुंतला ने एक एहसास बर्तरी महसूस की, लेकिन शिमाला भी हंस पड़ी, कहने लगी, हातूत साईं, आप शकुंतला के नाम से ऐसे डर गए हैं कि आपके मुंह से सही अल्फाज भी नहीं निकल रहे। आप उसे कैद कैसे करेंगे? मैंने तो सुना है जो डर गया वो मर गया। शिमाला की बात में गैर महसूस तमस्खर की आमोजिश थी। बकवास बंद करो शिमाला, मैं बजाते खुद बहुत बड़ी बला तो नहीं, जबकि शकुंतला वाकई एक बड़ी बला का नाम है, मगर मेरे कब्जे में इस जैसी कई बलाएं बंद हैं। तुम अपना ही सोचो, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें भी कोई गुलाम बनाकर रख सकता है? लेकिन आज तुम मेरी एक अबरूए चशम पर कुतिया की तरह दुम हिलाने पर मजबूर और मेरी गुलाम हो। हातूत ने गुरूर से कहा तो शकुंतला ने देखा कि शिमाला के चेहरे पर यासियत लहराने लगी थी और इसका सर झुक गया, लेकिन शकुंतला का एतमाद बहाल हो गया। वो एक तरफ खामोशी से बैठी सब कुछ देख रही थी। इससे कबल शिमाला की आमद से इसे इसका खतरा महसूस होने लगा था। जब हातूत ने शिमाला को शकुंतला का पता लगाने का हुक्म दिया था, लेकिन शिमाला का इतराफ नाकामी सुनने के बाद शकुंतला ने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो ये भी गनीमत है कि अगर ना शिमाला इसका पता चला लेती तो शकुंतला बुरी तरह फंस सकती थी, क्योंकि इसका सेहर तो किसी को नुकसान पहुंचाने से भी कासर था। इस सूरत में निशानदेही हो जाने पर वो बेपनाह मुश्किलात का शिकार हो सकती थी। लेकिन अब सूरत हाल शकुंतला के हक में इत्मीनान बख्श हो चुकी थी। इसने शिमाला की जुबानी ये भी सुन लिया था कि हातूत अगर शकुंतला को काबू करने या इसको खा कर और जिंदगी हासिल करने की कोशिश करता है तो कामयाबी के इम्कानात 50-50 हैं। इसका मतलब ये हुआ, शकुंतला सोचने लगी, कि हातूत वाकई अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए इसे अपनी तरफ से घेर कर लाया है। अब अगर मैं हातूत से मुठभेड़ किए बगैर इसे गच्चा देकर निकल जाऊं तो जब तक गायब हूं ठीक, वरना जाहिर होते ही शिमाला से ढूंढ निकालेगी। लिहाजा हातूत से दो हाथ करने ही पड़ेंगे। लेकिन कैसे? ये ख्याल शकुंतला को परेशान किया जा रहा था। अभी शकुंतला सोच रही थी। हातूत ने लोहे के ट्रंक से एक और पुतला निकाला। शकुंतला फिर गौर से देखने लगी। इसके देखते ही हातूत ने इस पुतले का भी कान मरोड़ा तो एकदम कमरा भारी भरकम कैके से लरसने लगा। हा हा हु, क्या हुक्म है मेरे आका? खटमोला को क्यों बेराम किया है? क्या पिता पड़ी है? उसके साथ ही एक बदहैयत जिन जाहिर हो गया। खटमोला, हातूत कड़क कर बोला, मुझे बता शकुंतला कहाँ है? मेरे खाल के जूते बनवा ले आका। खटमोला जिन अपनी सुरह लंबी आग बरसाती जुबान लहराकर लज्जाया। मगर मुझे शकुंतला का कुछ पता नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसका विचार मन से कुरचते नुकसान भी हो सकता है। अभी हो सकता है ना, परंतु फायदा भी तो हो सकता है। हातूत मकारे की हंसी हंसा और खटमोला के पुतले का कान मरोड़ा तो जिन गायब हो गया। शिमाला बदस्तूर हातूत के पैरों में बैठी रही। अब हातूत ने एक और छोटी सी पुतली ट्रंक से निकाली जिसके छोटे छोटे पर भी थे। इसका कान मरोड़ा तो कमरा परों की फरफराहट से गूंज उठा और साथ ही धीमी खुशगवार खुशबू से फिजा मुअत्तर होने लगी। ये बारीक सिल्की सफेद मुलायम लिबास में मलबूस नाजुक सी परी थी। यास्मीन परी हाजिर है हातूत बाबा। उदास आवाज इसके होंठों से निकली, जिसे सुनकर हातूत की बाछें खिल उठी। हाँ, तू भी मेरी गुलाम है यास्मीन परी। तू मुझे बता के शकुंतला इस वक्त कहाँ है? हातूत का हुक्म सुनकर यास्मीन परी ने जोर जोर से पर हिलाए और अपनी जगह से गायब होगी। कमरे में खामोशी छा गई तो शकुंतला गायब हालत में दुबकी बैठी रही, मगर इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि हातूत इसके तस्वर से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके तो अपने पिंजरे में जिन परी और देवियां यूं कैद कर रखी हैं जैसे लोग परिंदे पालते हैं। ना जाने यास्मीन परी क्या गुल खिलाती है। ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। कमरे में फिर खुशबू से मुज़य्यन फरफराहट गूंजी और यास्मीन परी जाहिर हो गई। क्या खबर लाई है मेरी गुलाम? हातूत इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे आका, यास्मीन नफी में सर हिलाकर बोली। शकुंतला इस मुल्क में कहीं दूर चली गई है, ये मेरी ताकतों से तलाश करने की कुव्वत नहीं रखती। तड़ाह की आवाज गूंजी और हातूत का दायां हाथ यास्मीन के बाएं गाल को सुरख कर गया। यास्मीन परी ने हाथ गाल पर रख लिया और सिसकने लगी। नालायक हरामजादी, तू कोई काम कर भी नहीं सकती, दफा हो जा। हातूत मुसलसल नाकामियों से आग बगोला हो गया और फिर पलटकर वह शिमाला की तरफ बढ़ा और इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर घसीटने लगा और थप्पड़ों मुक्कों की बारिश कर दी। शिमाला चीखने लगी। फिर हातूत तेज से ट्रंक की तरफ बढ़ा और इसमें से मुख्तलिफ पुतले निकाल कर इनके कान मरोड़ने लगा। ये तादाद में 7 थे। अब कमरे में यास्मीन परी, शिमाला देवी, खटमोला जिनके अलावा एक बदरू, एक मकरू शक्ल बोना और एक जुनियरज़दा चेहरे वाली बूढ़ी
جل پڑی تھی۔ یہ کمرے میں کل 6 مافوق الفطرت تھے جبکہ پتلے 7 تھے۔ اب ہاتھوت نے اپنی کمر کی گز سے خاردار کوڑا کھول کر ہاتھ میں پکڑ لیا، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور زور سے چلایا،